नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। और जैसे कि आप सभी को पता है, हम क्लास 8 की हिंदी में पढ़ रहे हैं हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का चैप्टर 3 पाठ 3, जिसका नाम है बस की यात्रा। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, जो ये हमारा चैप्टर है बस की यात्रा, ये एक यात्रा जैसे यहाँ पर कहा गया है, तो ये चैप्टर आपका यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखा है। ये चैप्टर लिखा है हरिशंकर परसाई जी द्वारा और यात्रा वृत्तांत के रूप में उन्होंने लिखा है। और यात्रा वृत्तांत का अर्थ होता है कि पूरी जो यात्रा, अगर हम कहीं यात्रा किसी जगह की यात्रा हम करते हैं तो पूरा उसका एक एक वर्णन लिख कर रखना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। तो ये बस की यात्रा के दौरान उनको जो भी अनुभव हुए हैं, उन अनुभवों को उन्होंने यहाँ पर अपनी इस पाठ में लिखा है, इसलिए इस पाठ का नाम बस की यात्रा कहा है। और पाठ जो है व्यंग्यात्मक शैली में लिखा है, यानी कि आप जब भी पढ़ेंगे, देखिए आप पाठ को जब पढ़ेंगे ना, तो अपनी कल्पना शक्ति को, अपनी इमेजिनेशन पावर को जरूर ऑन रखिएगा, अपनी कल्पना शक्ति को जरूर खुला रखिए, बढ़ा कर रखिए। क्योंकि जैसे जैसे हम चैप्टर को पढ़ते जाएंगे तो आपको लगेगा, आप ये इमेजिन कीजिए कि आप भी उसी बस की एक सीट पर बैठे हैं जब आप पढ़ रहे हैं चैप्टर को। इसके लिए आपको ध्यान पूर्वक चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तो आप इमेजिनेशन करेंगे कि आप उस बस की एक सीट पर बैठे हैं, और उसके बाद जब आप इस यात्रा का अनुभव करेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा आनंद आने वाला है। और साथ ही ये पाठ हमें सीख देता है कि किस तरह से जो एक परिवहन निगम की जो बसें हैं, या एक जो निगम के जो काम होते हैं, या जो कुछ भी है, उसके प्रति भी यहाँ पर एक व्यंग किया है और उस पर एक कड़ा प्रहार भी किया है। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। पाठ हमने शुरू कर दिया था हमारे पिछले सेशन में, तो एक बार रिवाइज करेंगे क्योंकि काफी बच्चे उस टाइम पर अवेलेबल नहीं थे क्लास में। तो रिवाइज करेंगे पाठ को एक बार। जैसे कि पाठ का नाम है बस की यात्रा और 3rd चैप्टर है, और हमने आपको बताया ये एक यात्रा वृत्तांत है और व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया पाठ है। तो यहाँ पर लेखक जब एक बार अपने किसी काम से गए हुए थे, तो जबलपुर, पन्ना गए हुए थे, तो वहां से लेखक को सतना के लिए बस में बैठना था, जो कि जबलपुर रेलवे स्टेशन तक छोड़ती थी, और वहां से लेखक को सुबह अपने घर पहुंचना था। तो अब लेखक बताते हैं, शुरू करते हैं अपनी यात्रा का वृतांत कि किस तरह से उनकी यात्रा शुरू हुई। क्योंकि पाठ एक बार हम पढ़ चुके हैं पहले, काफी बच्चे अवेलेबल नहीं थे, तो पाठ को शुरू से हम पढ़ रहे हैं, तो सभी ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है और सुबह घर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से लेखक जो मित्र हैं, लेखक जो हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं कि जो बस है पन्ना से, वो सतना के लिए 1 घंटे के बाद निकलती है और जबलपुर की ट्रेन से मिलाती है, और जिसमें बैठकर वो सुबह घर पहुंच जाएंगे, समय पर घर पहुंच जाएंगे। क्योंकि हम में से लेखक के जो दोस्त हैं 4-5 लोग वो गए हुए हैं, तो उनमें से 2 को सुबह काम पर पहुंचना होता है, और इसीलिए इसी बस से वापस यही रास्ता अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी था, यानी कि पहले बस से जबलपुर जाया जाए और वहां से ट्रेन पकड़ ली जाए। लेकिन वहां के कुछ जो समझदार लोग थे,
जो कुछ जैसे होता है ना, कई बार आप किसी नई जगह पर जाते हैं, किसी दूसरी जगह पर जाते हैं, आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं होती, लेकिन वहां के जो लोग उन्हीं जगहों पर ज्यादातर आया जाया करते हैं, तो उनको चीजें पता होती हैं। वो आपसे अपने अनुभव शेयर करते हैं कि ये बस इतने बजे मिलेगी, ये बस आराम से चलती है, ये बस तेज चलती है, ये आपको इस टाइम पे पहुंचाएगी। बहुत सारी चीजें वो आपके अपने अनुभव आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो बिल्कुल यही लेखक के साथ हुआ कि वहां के जो लोग थे, कुछ समझदार जो लोग थे, उन्होंने इस शाम वाली बस का सफर नहीं करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जो समझदार लोग होते हैं वो इस वाली बस का सफर नहीं करते, यानी कि कुछ जरूर कुछ इसमें ऐसी कमी रही होगी कि जो लोग जल्दी पहुंचना चाहते हैं, जो लोग समय के पाबंद हैं, या जो लोग परेशानी उठाना नहीं चाहते यात्रा में, तो शायद वो इस बस की यात्रा नहीं करते। तो क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? रीजन क्या था कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं, कि बस ऐसी जगह से होकर गुजरती है कि जहां पर रास्ते में डाकू मिलते हो? तो जवाब आया नहीं, बस डाकिन है, यानी कि बस का ही इतना बड़ा खौफ है कि लोग उस बस में जाना नहीं चाहते। तो चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं क्या स्थिति उस बस की है। तो इसमें तो अगर कोई व्यक्ति यात्रा करना चाहता है तो वो सबसे पहले अपनी जान हथेली पर लेकर चलेगा, ये सोच कर चलेगा कि रास्ते में उसके साथ कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है। अपने माइंड को वो प्रिपेयर करके चलेगा, पहले से अपने दिमाग को पहले से ये सोच के चलेगा दिमाग में कि क्या उसके साथ रास्ते में हो सकता है या होने वाला है। तो बस की स्थिति आप देख सकते हैं। लेखक कहते हैं बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। तो आप देख सकते हैं किस तरह की ये बस है, बहुत ही ज्यादा वयोवृद्ध, यानी कि इतनी ऐसा लगता है कि काफी वृद्ध हो चुकी है, काफी बूढ़ी हो चुकी है, और ऐसा लगता है कि सदियों के अनुभव के निशान इसने अपने आप पर लिए हुए हैं। तो स्थिति देखकर आप समझ ही सकते हैं, इसीलिए शायद लोग इस बस की यात्रा नहीं करना चाहते, या इस बस में सफर नहीं करना चाहते, क्योंकि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यानी कि अब लेखक ने वो जो बस के का व्यंग था वो स्वयं के ऊपर ले लिया कि शायद इस कारण, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वयोवृद्ध है, लोग इसको वृद्धावस्था में कष्ट नहीं देना चाहते, क्योंकि अब तो ये पूजा योग्य है। अब ये इसने इतनी ज्यादा लोगों की सेवा कर दी है, इतना ज्यादा इसने काम किया है, तो अब तो इसे एक जगह के पर खड़ी करके इसकी पूजा करनी चाहिए। उस पर सवारी कैसे की जा सकती है, यानी कि जो पूजनीय जो है, तो उस पर सवारी कैसे की जा सकती है, ये एक व्यंग लेखक ने यहाँ पर कहा। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से यात्रा कर रहे थे। एक हिस्सेदार, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि जो कंपनी के जो लोग होते हैं, जिनकी बसें लगती हैं, उनमें कई लोग होते हैं, ड्राइवर होते हैं, कंडक्टर होते हैं, या जो बस के मालिक होते हैं, या उनके जो हिस्सेदार होते हैं। तो उनके एक हिस्सेदार जो थे वो भी इसी बस में यात्रा कर रहे थे। तो लेखक कहते हैं जब हमने उनसे पूछा कि यह बस चलती भी है, क्योंकि स्थिति देखकर लग नहीं रहा था कि ये बस चलती है या चल पाएगी। तो लेखक कहते हैं कि हमने कहा कि यह बस चलती भी है, तो वो बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? उन्होंने कहा हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। अब लेखक कहते हैं हम आगा पीछा करने लगे। अब वो नीचे ही है, अभी बस में चढ़े नहीं है। तो अब जब इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, बस की स्थिति देख ली है, तो अब लेखक कहते हैं हम आगा पीछा करने लगे, एक दूसरे के पीछे आने लगे। यानी कि एक ये सोचता कि ये पहले चढ़ेगा, दूसरा सोचता कि ये पहले चढ़ेगा, कौन बस में पहले चढ़ेगा, इसलिए एक दूसरे के पीछे पीछे आने लगे। उनमें से लेखक कहते हैं एक डॉक्टर मित्र थे, उन्होंने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है और नए नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। अब देखिए, बहुत ही ज्यादा एक व्यंग की बात है, बहुत ही ज्यादा कॉमेडी की बात है कि लेखक कहते हैं हम बैठ गए, अब बस में किसी तरह से बैठ गए। अब कहते हैं कि जो छोड़ने आए थे, होता है ना जब हमारे घर में कोई भी मेहमान आता है तो हम उन्हें छोड़ने के लिए जाते हैं,
हम उन्हें बस स्टैंड तक छोड़ने जाते हैं, रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाते हैं, या एयरपोर्ट तक छोड़ने जाते हैं, या कहीं पर भी जो रिक्शा स्टैंड, ऑटो स्टैंड होता है, हम उन्हें बाय कहने के लिए जाते हैं, यानी कि या घर से बाहर तक छोड़ने के लिए तो हम कम से कम जाते ही हैं। तो लेखक को भी उन्हें जो छोड़ने आए थे वे लोग इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हों, क्योंकि बस की स्थिति ऐसी थी, कुछ भी अप्रिय हो सकता था, कुछ भी हो सकता था रास्ते में। और लेखक कहते हैं हमें उनकी आंखें इस तरह की लग रही थी, उनकी आंखें मानो कह रही थी कि आना जाना तो लगा रहता है, सो जाएगा राजा रंक फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। तो देखिए लेखक कहते हैं उनकी आंखों में इतनी बड़ी बात लेखक को नजर आई कि ऐसा लगा जैसे वो उन्हें अंतिम विदा दे रहे हों और कह रहे हों कि संसार में आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो फकीर हो। आदमी को कूच करने के लिए, अर्थात एक मृत्यु का तो एक बहाना, जैसे होता है ना कि कोई इस तरह से मृत्यु हो गई, कोई किसी की किस तरह से मृत्यु हो गई, किसी की किस तरह से मृत्यु हो गई, तो ये तो एक निमित्त है, ये एक बहाना है आदमी को कूच करने के लिए, धरती से विदा लेने के लिए, धरती से जाने के लिए, ये एक बहाने होते हैं, लेकिन जो आया है वो तो जाएगा ही। तो लेखक को इस तरह की एक फीलिंग आ रही थी, एक लग रहा था उनकी आंखों को देखकर। अब कहते हैं सचमुच बस का इंजन स्टार्ट हो गया, सारी बस जैसे इंजन ही हो, मतलब ऐसा लग रहा था। अब आप बिल्कुल अपनी कल्पना शक्ति को बिल्कुल ऑन रखिए, अपनी इमेजिनेशन पावर को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके रखिए और सोचिए कि आप भी इसी बस में बैठे हैं, बस का इंजन सचमुच स्टार्ट हो चुका है, सारी बस जैसे इंजन ही है, इतनी जोर से इंजन स्टार्ट हुआ, ऐसा लग रहा है कि इंजन एक छोटा सा नहीं, पूरी बस इतनी जोरों से आवाज करने लगी, पूरी बस जोरों से हिलने लगी। और लेखक कहते हैं कि हमें ऐसा लगा कि हम तो इंजन के भीतर ही बैठे हैं। और बस की स्थिति देखिए ऐसी थी, कांच बहुत कम थे, यानी कि जो खिड़कियां होती हैं बस की, उस पे कांच बहुत कम थे, जो थे लेखक कहते हैं जो थे उनसे हमें बचना था और हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। अक्सर क्या होता है कि हमें खिड़की पर बैठना बहुत ज्यादा पसंद होता है जब भी हम बस की यात्रा करते हैं। तो लेखक कहते हैं कि हम खिड़की से थोड़ा सा दूर खिसक गए, क्योंकि जो शीशे थे वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। अब ऐसा लग रहा था इंजन चल रहा है, और लेखक कहते हैं कि हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। तो बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति इस बस की थी, और उसी बस की जो यात्रा है उसको लेखक आपके लिए यहाँ पर लाए हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से उनके मित्र और लेखक इस बस में बैठे हुए हैं। आगे अब बस सचमुच चल पड़ी। लेखक कहते हैं हमें ऐसा लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त यह अवश्य जवान रही होगी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, सीट की बॉडी का के साथ असहयोग चल रहा था। लगता था कि कभी सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाएगी, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलकर अब ये सारे भेदभाव मिट चुके थे, कुछ भी नहीं बचा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सीट है या बॉडी है। अब लेखक कहते हैं कि समझ नहीं आ रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। अब एकाएक बस रुक गई। जब इतनी सारी चीजें हुई तो अचानक लगभग 10 किलोमीटर ठीक ठाक चलने के बाद अचानक बस रुक गई। अब मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाला और बगल में रखा नली डालकर इंजन में भेजने लगा। मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी ही देर में बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोदी में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे को दूध की शीशी पिलाती है। तो इस तरह से
एक बहुत ही ज्यादा सहयोग चल रहा था उस बस के अंदर। बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब थी। अचानक पेट्रोल की टंकी में छेद हो जाना और फिर ड्राइवर का इस तरह से बस में पेट्रोल डालना, ये बहुत ही अजीबोगरीब एक घटना थी, बहुत ही ज्यादा व्यंग्यात्मक घटना थी। शायद कभी ऐसा पहले ना हुआ हो या आगे ना हो। अब यहाँ पर बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके हिस्से एक भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकते थे, स्टीयरिंग टूट सकते थे। प्रकृति के दृश्य बहुत ज्यादा लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे हुए थे और लेखक कहते हैं कि मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि बस की यात्रा जब हम करते हैं, खास तौर पर पहाड़ों पर, आप लोगों ने जरूर बस की यात्रा की होगी और वो भी पहाड़ों में, तो बहुत ही ज्यादा आनंददायक होती है, बहुत ही ज्यादा मजेदार होती है जब आप बस की खिड़की पर खास तौर पर बैठते हैं। तो लेखक कहते हैं कि वहां से प्रकृति के दृश्य बहुत ज्यादा लुभावने थे। आप बाहर देखते हैं, कहीं पर पहाड़ है, कहीं नदियां हैं, कहीं झरने हैं, कहीं तालाब है, पौंड है, चिड़िया है या बाकी चीजें हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे, लेकिन मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, क्योंकि जो भी पेड़ सामने आता डर लगता कि अब बस जरूर इससे टकरा जाएगी, क्योंकि वो इतनी ज्यादा इनबैलेंस होकर चल रही थी, उसका रोड पर बैलेंस नहीं बन पा रहा था। और अब जब एक पेड़ निकल जाता तो लेखक कहते मैं दूसरे का इंतजार करता, और जैसे ही मुझे झील दिखती तो मैं सोचता कि अब बस जरूर इसमें गोता लगाएगी। लेखक कहते हैं ये मैं सोच ही रहा था, एकाएक फिर से बस रुकी। अब ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर बस नहीं चली। फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। तो जो कंपनी के जो हिस्सेदार थे, देखिए उनकी चीज है तो वो कभी उसको बुरा नहीं बताएंगे। लेकिन यही बहुत बड़ी गलती है कि आज आप ऐसी बस को रोड में उतार कर कितने सारे यात्रियों की जान को हथेली पर लेकर चल रहे हो, कितने सारे यात्रियों की जान का खतरा है यहाँ पर। तो ये बहुत ही गलत बात है। इस तरह से ठीक है कहकर उस बस को इस नाजुक स्थिति में रोड पर चलाया जा रहा है। तो जिस तरह से बस के हिस्सेदार कह रहे हैं कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। अब लेखक कहते हैं शीर्ण चांदनी में, यानी कि अब लगभग चांदनी हो रही है और वृक्षों की छाया के नीचे वह बस दयनीय लग रही है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो जाती है। उसी तरह से मौसम भी बदल जाता है। तो रात होने वाली है, चांदनी चारों तरफ फैल गई है और उस चांदनी की छाया में बस ऐसी दयनीय लग रही है, लगता है जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। जैसे कोई बूढ़ी स्त्री या वृद्ध व्यक्ति जब बहुत देर पैदल चलता है तो वो अपनी सांस अपने आप को आराम देने के लिए वो कहीं पर बैठ जाता है छाया में। अब लेखक कहते हैं कि हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर हम लदकर चले आ रहे हैं। लेखक ने बहुत बड़ा व्यंग यहाँ पर किया है कि हमें खुद पर ग्लानि हो रही थी, हमें खुद पर बुरा लग रहा था खुद के लिए कि हम इस बेचारी पर लदकर आ रहे हैं, और अगर इसका प्राणांत हो गया, यानी कि यहीं पर अगर इसके प्राण निकल गए तो बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। लेखक कहते हैं कि जैसे वे वृद्ध व्यक्ति की संज्ञा यहाँ पर एक बस को दी है। तो लेखक कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा, जैसे होता है ना कई बार किसी बुजुर्ग को हम बिना कई हमारे इंटेंशंस नहीं होते कि हम उन्हें परेशान करें, लेकिन अगर उन्हें गलती से थोड़ा सा कष्ट हम दे दें तो बहुत ज्यादा हमें ग्लानि महसूस होती है। तो बिल्कुल लेखक को वही ग्लानि महसूस हो रही है। वो कह रहे हैं कि हम इस बेचारी पर लदकर आए हैं और कहीं इसका प्राणांत हो गया, यानी कि इसके प्राण निकल गए, इसकी मृत्यु हो गई, तो बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, यानी कि रास्ते में ही हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, इसको जलाना पड़ेगा। या मतलब अंत्येष्टि जैसे हम इंसानों में जलाना या अंतिम यात्रा कहते हैं। अब लेखक कहते हैं हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला। हिस्सेदार साहब जो बैठे हुए थे उन्होंने इंजन खोला, कुछ सुधारा, फिर बस आगे चली, और लेकिन उसकी चाल जो थी और कम हो गई।
अब धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा नाजुक स्थिति में वो थी। तो जैसे जैसे बस आगे बढ़ी तो उसकी जो गति थी वो और धीमी हो गई और स्लो हो गई। और साथ ही साथ ऐसा लग रहा था जैसे वृद्ध व्यक्ति जब होता है तो जैसे जैसे उसकी वृद्धावस्था बढ़ती जाती है ऐसे ऐसे उसकी आंखों की ज्योति कम होती जाती है। तो लेखक वही कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। रात का समय है, हेडलाइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रात के समय में, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हेडलाइट्स अब धीरे धीरे अपनी रोशनी कम कर रही है। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। अब जो धीरे 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 जो हेडलाइट्स थी वो कम होती गई और ऐसा लगा कि वो बुझ गई हैं और अब बस जो चांद की चांदनी थी उस चांदनी में ही रास्ते को टटोलकर आगे बढ़ रही थी। आगे या पीछे कोई गाड़ी आती दिखती तो वो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र नहीं रही। तो जो बस थी, जब बस के आगे से या पीछे से कोई गाड़ी आती, बड़ी गाड़ी आती, तो वो बिल्कुल साइड होकर रुक जाती। जैसे होता है ना, रास्ते में वृद्ध व्यक्ति चल रहे होते हैं तो आप लोग बहुत तेजी से साइकिल लेके जाते हो या बहुत तेजी से दौड़ते हुए जाते हो तो वो अपने आप साइड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि अब उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि अगर वो गिर गए, अगर उन्हें चोट लग गई या अगर वो टकरा गए आपसे तो वो बहुत जल्दी से ठीक हो पाएंगे, बहुत जल्दी उन्हें चोट लग जाती है। तो बस इसी तरह से जो आने जाने वाली गाड़ियां हैं उन्हें पास देकर किनारे खड़ी हो जाती और ऐसा लगता मानो कह रही हो कि निकल जाओ बेटी, अपनी तो उम्र ही नहीं रही। अब आगे एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही, लेखक ने कहा जिस तरह से बस चल रही थी, अचानक एक पुलिया सामने आई और पुलिया के ऊपर से पहुंचते ही एक टायर फिस करके बैठ गया। यानी कि अब टायर पंक्चर हो चुका था। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। टायर पंक्चर हो चुका था, बस जोर से हिली। यानी कि जब अचानक से चलती बस में टायर अगर पंचर हो जाए तो बहुत तेज से बस हिली और अब क्योंकि वो बस स्पीड में नहीं थी, अगर बस स्पीड में होती तो लेखक कहते हैं हम उछल के नाले में गिर जाते, क्योंकि बस पहले से ही बहुत धीरे से चल रही थी इसीलिए वो जोर से हिलकर रुक गई। अब कंपनी के हिस्सेदार की तरफ मैंने पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। तो लेखक कहते हैं कि जो अभी तक अपनी बस को फर्स्ट क्लास है कहकर यहाँ तक खींचे ला रहे थे, तो लेखक कहते हैं कि अब पहली बार मुझे उनके लिए भी श्रद्धा उमड़ी कि आपका इतना अंधभक्त होना, अपनी चीजों के लिए इतना ज्यादा, क्योंकि ये किसी एक इंसान के लिए नहीं है, ये सभी यात्रियों की जान को जोखिम में डालने वाले काम है। तो अब टायरों की हालत जानते हुए भी वो जान हथेली पर रखकर इस बस में सफर कर रहे थे। तो ये उन्होंने श्रद्धा से इसीलिए देखा, लेखक ने उनकी तरफ, हिस्सेदार साहब की तरफ, जब उन्हें पता था कि बस की स्थिति ऐसी है, बस की हालत ऐसी है और साथ ही टायरों की स्थिति देखने के बाद, जानने के बाद भी उन्होंने इस बस में यात्रा करने का जो उनका निर्णय था, तो मतलब एक तरह से जान हथेली पर रखकर जो स्वयं इस बस में यात्रा कर रहे थे, तो उनके लिए लेखक कहते हैं मेरी श्रद्धा की भावना जो थी वो बिल्कुल सही थी। अब लेखक कहते हैं उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। यानी कि जब अपने प्राणों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, अपने प्राणों को इस तरह से जान को हथेली पर रखकर आप यात्रा कर रहे हैं, आपको सब कुछ पता है, आप अपने साथ साथ 20 और यात्रियों की जान जोखिम में डाल रहे हैं, तो जिस आदमी के अंदर इतना ज्यादा धैर्य हो, इतनी ज्यादा एक तरह से पेशेंस हो और इतना ज्यादा साहस हो, उसको तो लेखक कहते हैं कि किसी भी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता उन्हें होना चाहिए था।
अगर बस नाले में गिर जाती, यानी कि अगर बस स्पीड में होती और इस तरह से उसका टायर पंचर हो जाता तो शायद हम उछलकर नाले में गिर जाते। तो लेखक कहते हैं कि अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते कि इतनी ज्यादा बलिदान, इतनी ज्यादा साहस का सही उपयोग वो व्यक्ति नहीं कर रहा था। लेखक कहते हैं ईश्वर कहते कि यह वही महान आदमी है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। तो इस तरह से बहुत बड़ा व्यंग यहाँ पर लेखक ने किया है। आगे लेखक कहते हैं दूसरा टायर लगाकर बस फिर चली, यानी कि दूसरा टायर लगवाया और बस फिर चली, आगे बढ़ी बस। अब लेखक कहते हैं हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, यानी कि बड़ी मुश्किल से दूसरा घिसा हुआ टायर लगाया और फिर बस जो है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि हमने तो पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, पन्ना क्या कहीं भी पहुंचने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी, क्योंकि जिस बस में वो यात्रा कर रहे थे वो शायद इस लायक थी नहीं। अब लेखक कहते हैं लगता था कि जिंदगी अब इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। अब लेखक कहते हैं कि जिस तरह से ये बस चल रही थी, जिस तरह से ये बस की यात्रा हमारी हो रही थी, तो देखकर लगता था कि अब इस पूरी जिंदगी जो है इसी बस में निकल जानी है, क्योंकि जो ये बस की स्थिति थी, जो कुछ भी उन्होंने अभी तक झेला था, तो लेखक कहते हैं कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अब सीधे इसी बस से उस लोक के लिए प्रयाण होगा, यानी कि सीधे इसी बस से दूसरे लोक में जाना होगा। इस पृथ्वी पर उनकी और कोई मंजिल नहीं है। अब लेखक कहते हैं हमारी बेताबी, हमारा तनाव खत्म हो चुका था। अब हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गई, चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब लेखक कहते हैं कि अब इस तरह से बस फिर से चली और फिर उनका मित्रों के बीच में जो एक हंसी मजाक था, जो वो अभी तक बातें कर रहे थे बस के विषय में, वो फिर से शुरू हो गई। हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया बस की यात्रा जो हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है और आशा करती हूँ कि आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिन प्रश्नों को हमने करना है। चैप्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, पाठ हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं कि जो आप स्वयं से कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आप स्वयं से कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं स्वयं से करेंगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप रिवाइज करके प्रश्नों के उत्तर नहीं करेंगे तो आपके लिए ये चैप्टर टफ हो जाएगा। लेकिन एक बार फिर भी हम यहाँ पर सभी प्रश्नों को रिवाइज कर देते हैं और एक बार सभी के उत्तर आपको बता देते हैं। पहला प्रश्न है, और जैसे कि आप देख सकते हैं प्रश्न है कारण बताइए। केवल आपको रीजन यहाँ पर देना है। तो कैसे आपको रीजन देना है? पहला प्रश्न है, मैंने उस बस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा से देखा। तो एक पंक्ति अभी अभी हमने यहाँ पर पढ़ी, तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैंने पहली बार बस के जो हिस्सेदार थे उनकी तरफ श्रद्धा भाव से देखा। तो लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई, कारण देना है आपको। तो अभी अभी हमने ये सारे कारण क्लियर किए हैं कि लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा भाव इसीलिए जगा क्योंकि वो बस की स्थिति से परिचित थे,
वो बस के इंजन से परिचित थे, वो बस की टायरों की स्थिति से परिचित थे और इसके बावजूद भी उन्होंने बस चलवाने का साहस जुटाया। और दूसरी बात कि वो उस बस की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे। और तीसरी बात कि उनका जो साहस था कि इतनी सारी चीजें उन्हें पता थी, उसके बावजूद वो उस बस में यात्रा कर रहे थे, तो उनके साहस और उनके अंदर लेखक कहते हैं कि साहस और बलिदान की भावना जो थी बहुत ज्यादा थी। तो उसको देखकर लेखक हतप्रभ हो गए कि कोई भी इंसान ऐसा कैसे कर सकता है जो सारी स्थिति से वाकिफ है, जिसको सब कुछ पता है कि इस बस की हालत ऐसी है और वो स्वयं उस बस में यात्रा कर रहा है। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि मेरे मन में हिस्सेदार साहब के लिए पहली बार श्रद्धा भाव उमड़ा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। तो ये पंक्ति हमने पढ़ी थी। अब लोगों ने ऐसी सलाह क्यों दी? बहुत ही ज्यादा इजी है। लोगों ने इस तरह की सलाह शायद इसलिए दी होगी क्योंकि वो सभी जानते थे कि बस की हालत बहुत ज्यादा खराब है। बस का कुछ नहीं पता कि ये कब, कहां और कैसे रुक जाए। और क्योंकि शाम की बस है, रात भी हो सकती है। कई बार रात रास्ते में भी आप लोगों को बितानी पड़ सकती है। कई बार आपकी ट्रेन छूट सकती है, आप अपने गंतव्य स्थान पर समय पर नहीं पहुंच सकते। और कई बहुत सारी चीजें जो रास्ते में कई बार अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं। इस कारण लोगों ने शायद ये सलाह दी कि समझदार व्यक्ति इस शाम वाली बस की यात्रा नहीं करते। अगला प्रश्न है, ऐसा जैसे सारी बस इंजन ही हो और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। तो लेखक को ऐसा क्यों लग रहा था? हमने कारण बताना है। तो लेखक को ऐसा क्यों लग रहा था कि हम बस के इंजन में बैठे हैं? क्योंकि देखिए, जब बस के ड्राइवर ने बस को स्टार्ट किया तो बस इतनी जोरों से हिलने लगी, इतनी जोर से आवाज करने लगी कि लेखक को लगा कि इंजन नहीं स्टार्ट हुआ है, पूरी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। और अर्थात मतलब जब वो बस के अंदर बैठे तो जब इंजन स्टार्ट हुआ तो पूरी बस के पुर्जे इतनी जोरों से हिल रहे थे, इतनी जोरों से आवाज आ रही थी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हम बस के अंदर ही, यानी कि इंजन के अंदर ही बैठे हों। अगला प्रश्न है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। अब लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो जाहिर सी बात है कि लेखक ने बस की स्थिति देख ली थी। जो बस की वर्तमान स्थिति थी वो इस प्रकार थी कि उस पर आश्चर्य करना स्वाभाविक था। कोई भी व्यक्ति एक नजर में उस बस को देखकर ये नहीं सोच सकता था कि ये चलती भी है। तो इस तरह से लेखक ने जब हिस्सेदार साहब से पूछा कि ये चलेगी भी, क्योंकि उन्हें बस पर चढ़ना था, उन्हें समय पर पहुंचना था, तो उन्होंने हिस्सेदार साहब से पूछा कि ये चलेगी भी? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा अपने आप चलेगी? उन्होंने कहा हाँ। तो ये सुनकर लेखक को बहुत ज्यादा हैरानी हुई। अगला प्रश्न है, मैं हर एक पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। तो लेखक हर एक पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहे थे? देखिए, जैसे कि मैंने आपको पाठ पढ़ते वक्त ही क्लियर किया कि जो बस की जर्जर अवस्था थी, जो बस की हालत थी कि कभी भी उसके ब्रेक फेल हो सकते थे, कभी भी उसका स्टीयरिंग टूट सकता था, कभी भी बस इनबैलेंस होकर किसी भी पेड़ से जाकर टकरा सकती थी, किसी भी नाले में गिर सकती थी। और जब बार बार ड्राइवर गियर लगाता या स्टीयरिंग घुमाता या ब्रेक मारता तो लेखक को बहुत ज्यादा डर लग जाता कि वो अगले ही पल ऐसा लगता कि कुछ अप्रिय होने वाला है, कुछ अप्रिय घटना होने वाली है या बस जाकर किसी पेड़ से टकराने वाली है। तो इसीलिए लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहे थे। इस तरह से पाठ के पांचों प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। पांचों प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं और सभी के उत्तर भी मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। अब पाठ से आगे के जो ये प्रश्न हैं,
तो जैसे कि पाठ को हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो पाठ से आगे के इन प्रश्नों को आप स्वयं से करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। तो बच्चों, इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर 3 है, पार्ट 3 बस की यात्रा कंप्लीट हो चुका है। तो आपने देखा बहुत ही ज्यादा व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया ये चैप्टर था और आशा करती हूँ कि बहुत ज्यादा आनंद आपको इस पाठ को पढ़ने में आया होगा। और पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर भी हमने यहाँ पर कर लिए हैं। सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको समझा दिए हैं और ये आपके होमवर्क है कि आप इन्हें फेयर कॉपी में लिखेंगे। और जिस बच्चे को समझ में नहीं आया है वो रफ कॉपी में लिखेगा और नेक्स्ट डे यानी कि जो हमारा अगला सेशन होगा उस सेशन में आप जो भी डाउट्स हैं पाठ से जुड़े हुए, जो भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, कोई उत्तर समझ में नहीं आ रहा है या जो कुछ भी चीजें आपको नहीं समझ में आई, भले आपको पाठ ही क्यों ना समझ में आया हो, नहीं समझ में आया पाठ, तो अपने सारे डाउट्स, सारी परेशानियां आप हमारे सामने रखेंगे और फिर आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो पाठ कंप्लीट हो चुका है, होमवर्क भी आपको मिल चुका है, तो घर पर पाठ को एक बार जरूर रिवाइज करें, रीडिंग की प्रैक्टिस अपनी अच्छी रखें, राइटिंग की प्रैक्टिस अपनी अच्छी रखें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।